वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए हम जो है वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब चूँकि समस्या ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा वीडियो एक साथ अपलोडिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, इसीलिए जो है पार्ट में ही वीडियो बन पा रहे हैं और कॉलेज में छुट्टी होने के बाद ही हम वीडियो बना सकते हैं, इसलिए स्लो में चल रहा है कार्य। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से पूरा फास्ट वर्क होगा, हम एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, पूरा फुल कोर्स शुरू से लगाए लास्ट तक पूरा कवर करेंगे। आप जैसा कहेंगे, आप कहेंगे कि हमें हिंदी में सारी मटेरियल लिखिए बोर्ड पर, तो हम सारा हिंदी में लिखेंगे। आप कहेंगे अंग्रेजी में लिख के हिंदी में ही समझाइए, तो ऐसा ही करेंगे। मतलब आपको जैसा अच्छा लगेगा, जैसा सूटेबल होगा, जैसा आप पढ़ सकेंगे, वैसा हम इस पर लिखेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे, हम आपको सब बता देंगे किस एप्लीकेशन में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम जो है ये मुहिम लेकर आए हुए हैं कि कम से कम 3 सब्जेक्ट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ड्राइंग। ठीक है, हमको लगता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप खुद सफिशिएंट हैं आप लोग, इसलिए उसमें हमें वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि उस पर हमने वीडियो बनाया है, 10 या 11 लेक्चर हैं, उस पर हमने देखा बहुत अच्छा उस पर व्यू नहीं है आप लोगों का, तो मैंने लगा कि हाँ, लग रहा हो कहीं और से आप पढ़ लिए हों। तो कोई बात नहीं, हम ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ड्राइंग को कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरा जितना इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कोई एरर अगर होगी या आपको कुछ पूछना होगा, आप कमेंट बॉक्स हमारे लिए आपके लिए खाली है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कमेंट ज़रूर करिए, आपको कैसा लगा वीडियो, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, बस इतना ही काम आपको करना है। बाकी जो है, जो भी हार्ड वर्क है वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इतना अपेक्षा आपसे रखते हैं कि आप इतना काम ज़रूर करिए। ठीक है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आज मैं आया हूँ सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। पावर सिस्टम का ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, सब कुछ है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने इम्पोर्टेंट समझा है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, क्या होता है ट्रांसमिशन। देखिए, क्या है, जो भी कंपनियां होती हैं वो पावर बनाती हैं, ठीक है, बिजली बनाती हैं। जैसे हमारी एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये बिजली का उत्पादन करता है, चाहे जिस भी मेथड से करे। जनरेशन का अलग बुक है जिसको पावर प्लांट कहते हैं, समय मिला तो उसको भी कुछ टॉपिक आपको हम बताएंगे। तो बिजली ये बनाने का काम करती है, चाहे थर्मल पावर प्लांट से करे, चाहे वाटर पावर प्लांट से करे, चाहे ये आपका विंड से करे, जैसे भी करे। तो एनटीपीसी तो कोयले से, मतलब बॉयलर से ही बिजली जनरेट करती है। तो बिजली का जनरेशन कितना होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जनरेशन है। जैसे जनरेटिंग वोल्टेज कौन कौन से होते हैं, 6.6 kV, 11 kV, 33 kV, ये सब 1.1 kV, यह जगह और आवश्यकता के अनुसार जनरेशन वोल्टेज है। ठीक है, जनरली अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जनरेटिंग वोल्टेज, निम्न में से जनरेटिंग वोल्टेज कौन सा है, ठीक है, तो जनरली 11 kV आप याद रखिएगा, 11 kV ही हमारी जनरेशन ज़्यादातर 11 kV का ही होता है। ठीक है, हमें जहाँ कम, जैसे मान लीजिए किसी कारखाने में हमें ज़रूरत है तो हम कम ही जनरेट करेंगे आप डीजल पावर प्लांट से। ठीक है, और 6.6 kV भी किसी राजकीय परिषद में इसका निर्माण कार्य के लिए जहाँ हमें कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसका यूज करेंगे। जगह के अनुसार इसका जनरेशन है। यह आउट ऑफ इंडिया डेवलप्ड कंट्री में जो है 33 kV का जनरेशन होता है। जनरेशन का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा कोयला जलाया और उसके वाष्प, उसके थ्रू पानी को गर्म किया, पानी से वाष्प मिला, उस वाष्प को ले गए टरबाइन में, टरबाइन पे के ब्लेड पे उस वाष्प से प्रेशर बना और टरबाइन की ब्लेडें तेज़ी से घूमने लगी और उसी ब्लेड से हमने अल्टरनेटर जोड़ दिया है। अल्टरनेटर जब चलेगा तो पावर जनरेट करेगा, बिजली जनरेट करेगा। तो 11 kV हम जनरेट करते हैं। ठीक है, अब वो 11 kV तो भेज नहीं सकते ना, 11 kV अगर हम भेज देंगे तो होगा क्या, 11 kV हम भेज देंगे तो हमारा रास्ते में ही बिजली क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। 11 kV क्या वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, हमको कई सौ किलोमीटर उसको भेजना है तो रास्ते में ही ड्रॉप हो जाएगा अगर 11 kV भेज देंगे। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर लगा करके हम उसको स्टेप अप करते हैं। कितने में करते हैं, या तो आवश्यकता अनुसार 66 kV, ठीक है, 220 kV, 132 kV,
400 kV, 765 kV मैक्सिमम, यही इंडिया मतलब यही है, इतना ही आपका जनरेटिंग से स्टेप अप इतना वोल्टेज हम करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। एक चीज़ आप देखिए कि जितने भी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेज हैं वो सब 11 के मल्टीपल में है। क्यों? बहुत जो लोग इसका जवाब देते हैं कि क्योंकि फॉर्म फैक्टर 1.1 होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म फैक्टर की कोई बात नहीं है। जितना वोल्टेज आप बनाते हैं उसका 10% एक्स्ट्रा करके हम भेजते हैं। जैसे मान लीजिए 30 kV वोल्टेज को हमें भेजना है कहीं पे, हमें रिक्वायरमेंट 30 kV का है, तो 30 kV न भेज करके 30 का हम क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा भेज देते हैं। 30 का 10% एक्स्ट्रा करें, किसी का भी 10% एक्स्ट्रा करिए, देखिए 33 kV आ जाएगा। तो किसी का भी हम 10% एक्स्ट्रा करके जब हम भेजेंगे तो 33 kV हो जाती है। अब ये सारी जो वोल्टेजेज हैं, ये वोल्टेजेज हैं क्या? ये सब RMS वैल्यू हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जनरेटिंग वोल्टेज कितना हो गया 11 kV। और फिर उसको हम स्टेप अप करते हैं। इसमें जनरली स्टेप अप में हम क्या लिखेंगे 132 kV या 400 kV, ठीक है, जनरली इतना ही होता है। हम इतना हाई वोल्टेज क्यों करते हैं? क्योंकि पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप से हमको जहाँ भेजना है वहाँ पे डिजायर्ड वैल्यू नहीं जा पाएगी, वांछित वैल्यू नहीं जा पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको हम स्टेप अप करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो जो भी तार इसमें जाता है वो 3 फेज 3 वायर तक जाता है। कहाँ तक जाता है 3 फेज 3 वायर? 3 फेज 3 वायर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है उसमें वायर कौन सा जाता है, तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। ये दिया। अब कौन सी वैल्यू ये सब होती हैं? तो ये सारी RMS वैल्यू होती हैं। 11 के मल्टीपल में क्यों होती हैं 11 के? क्योंकि हम 10% एक्स्ट्रा लेकर के भेजते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज 33 kV होता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है, तो 33 kV होता है। यानी कि यहाँ जनरेटर हुआ 11 kV का, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए, 400 kV में कन्वर्ट किया, फिर एक ट्रांसफार्मर लगाए, 400 kV को स्टेप डाउन में कन्वर्ट किया 33 kV। अब फिर एक ट्रांसफार्मर लगाया जो 33 kV को फिर से किस में कर दिया, ये 33 kV को 11 kV में कर दिया। अब ये 11 kV को हम क्या करते हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वह इस 11 kV को किस में कन्वर्ट कर देता है, 11 kV को किस में कन्वर्ट करता है, 440 वोल्ट या 220 वोल्ट। तो आप ये सोचते होंगे कि सर कि 440 वोल्ट कहाँ मिलता है, 220 वोल्ट कहाँ मिलता है। तो 440 वोल्ट जब हम फेज टू फेज वोल्टेज लेंगे तो 440 वोल्ट होगा, और जब फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज लेंगे तो 220 वोल्ट होगा। ये सब RMS वैल्यू हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक 3 फेज 3 वायर ही आती है। तो ये 33 kV हो गया। अब 33 kV को स्टेप डाउन करके किसमें कितना किया जाता है, 11 kV किया जाता है। अब फिर ये 11 kV कन्वर्ट होकर किस में आ जाती है, 220, 440 या 220 वोल्ट में हमारे घरों तक पहुंचती है। इसका हम एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि NTPC ने पावर जनरेट किया, अब वहाँ से जनरेट करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वहाँ से डायरेक्ट भेज दिया कहाँ, आपके गोरखपुर में, बरौआ या मोदीपुर में डायरेक्ट क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। अब फिर वहाँ से आपका मोदीपुर ट्रांसमिशन जो है वहाँ से उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे शहरों में भेजा, ठीक है। तो वहाँ से वो 33 kV भेजेंगे। मान लीजिए आप बक्सीपुर में रहते हैं तो बक्सीपुर में वहाँ से वो 33 kV भेजेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। बक्सीपुर सब स्टेशन पे 33 kV आ गया। अब वो 33 kV सब स्टेशन क्या करेगा, आपके गांव में भेज देगा। मान लीजिए आप गांव में कहीं रहते हैं तो वहाँ पे गांव में भेजेगा, वो 33 kV नहीं भेजेगा, उसका स्टेप डाउन करके 11 kV करके गांव में भेज देता है। तो गांव में अब जो भी खेतों में आप तार देखते हैं वो कितना होता है, 11 kV का होता है। जहीं कहते हैं 11,000 वोल्ट है, इससे दूर रहो, उस पर खतरा का सिंबल भी बना होता है। तो 11 kV आपके गाँव में आएगा, किस पर आएगा, ट्रांसफार्मर पे आएगा। अब वो ट्रांसफार्मर आपके आवश्यकता अनुसार, मान लीजिए आप जो है टुल्लू पंप चला रहे हैं, चाहे आटा या गेहूं पीसने वाली मशीन चला रहे हैं, चाहे आप ये जो धान कूटने वाला मशीन चला रहे हैं, या मतलब हाई पावर कंजप्शन की मशीनें चला रहे हैं, तब वहाँ से आप 3 फेज और न्यूट्रल यानी कि चारों तार अपने
अपने आप उद्योग में लेकर जाएंगे, अपने इंडस्ट्री में लेके जाएंगे। तो तीनों फेज और एक न्यूट्रल यानी कि 4 वायर की आपकी आवश्यकता होगी। वो तो वहाँ से अगर आपकी आवश्यकता है तो वहाँ से 4 तार ही निकलते हैं, तो उसमें जो है एक न्यूट्रल होता है और 3 आपका फेज वायर होता है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप तीनों फेज और फिर न्यूट्रल यानी 4 वायर की आप आवश्यकता महसूस करते हैं। तो जो फेज टू फेज जब वोल्टेज नापेंगे किसी फेज टू फेज में तो आपको 440 वोल्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए एक फैन बल्ब जलाना है तो केवल एक फेज और एक न्यूट्रल आप अपने घर में कनेक्शन लेंगे, जिसके बीच आपको 220 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा खाका रहा जो मैंने आपको एक लाइन में एक उदाहरण के थ्रू मैंने समझा दिया, कैसे जो है इसी चीज़ को हम एक लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी बातें बताई हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है कि 2 जनरेटिंग स्टेशनों को भी आपस में जोड़ा जाता है। अभी आगे आप सब पढ़ेंगे। जनरेटिंग स्टेशनों के बीच जो लाइन होती है, जिस लाइन के थ्रू जनरेटिंग स्टेशन को जोड़ा जाता है, उसको हम टाई लाइंस कहते हैं। इस विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए जो ये ट्रांसमिशन 33 kV के ऊपर का जो वोल्टेज है, यानी कि ट्रांसमिशन जो वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है वो उसमें 12-12.5% वोल्टेज वेरिएबल होता है, अनुमान्य होता है। विशेष ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है EHT लाइनों में। ठीक है, मैंने वोल्टेज का यहाँ पे लिख दिया है। 250 वोल्टेज के कम वोल्टेज को हम लो वोल्टेज कहते हैं, 250 से 650 के बीच के वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज कहते हैं, 650 से 33 kV के वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं, एबव 33 kV को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 12.5% वोल्टेज का वेरिएशन पॉसिबल है, अनुमान्य है, इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच कितना 10% वोल्टेज क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। और फिर सेकेंडरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, ठीक है, इसमें 3 तरह के वायर होंगे, 3 तरह का कंडक्टर होगा, जिसको हम कहते हैं फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस मेंस। यहाँ से 3 वायर आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब 3 तरह का कंडक्टर की हम स्टडी करेंगे, इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। तो इसमें जो है 6% वोल्टेज वेरिएशन क्या है, अनुमान्य है, आप उसको वेरी कर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 220 वोल्ट है तो ±6 इसमें हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, वोल्टेज को हमने बताई दिया सब कुछ आप, और मैं जितनी आवश्यक चीज़ें हैं सिंगल लाइन डायग्राम से रिलेटेड मैंने सब बता दिया। यहाँ पे देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं। हाँ, तो बच्चों जाते जाते एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम बता देते हैं, इसको रब करने से पहले छूट रहा था। देखिए जनरेटिंग स्टेशन पे यहाँ पे जो होता है आपका, ये स्टार्ट करेगा और कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा स्टार, यानी कि प्राइमरी इसकी डेल्टा में होती है, सेकेंडरी इसकी स्टार में होती है। तो कहोगे सर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना है, और स्टार ही ऐसा संयोजन होता है, कनेक्शन होता है जो जिसके लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर आप घुस जाओ और वहाँ के अंदर जो बाइंडिंग है वहाँ पे वोल्टेज नाप लो, वो फेज वोल्टेज होगा। और जो खेतों में लाइनें देख रही हैं उसमें किसी 2 लाइन के बीच वोल्टेज नाप लो, वो लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में डिफरेंस है। तो स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से ज़्यादा होती है, यानी कि स्टेप अप नेचर का होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग में जनरेटिंग स्टेशन पे हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और लास्ट में भी हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको स्टार डेल्टा मत समझ जाइएगा, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम, यहाँ से 3 फेज 3 वायर जाता है, इसके ऊपर केवल 3 फेज 4 वायर सिस्टम, इसके नीचे क्या जाता है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर जाता है। इसके पहले जो है सब 3 फेज 3 वायर होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डेल्टा। अब बीच में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो ठीक इसके उल्टा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर होते हैं। ये दोनों कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर होते हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है,
यहाँ से 3 फेज 4 वायर होता है। तो जितनी जानकारी आपको आवश्यक थी मैंने सब कुछ सिंगल लाइन डायग्राम में आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, इसको हम रिमूव करें। हाँ, तो देखिए बच्चे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट जो शेष बच गए थे उसको हम देखते हैं। बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है जो कंडक्टर होते हैं उनका नाम क्या होता है और ये क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को समझना तक किसी सब स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, हमने आपको एक कहानी बताई थी कि कैसे पूरा आपके घरों तक बिजली कैसे आती है, हमने पूरी कहानी इसकी हमने बताई थी। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव, गोरखपुर से सटे किसी गांव में आप रहते हैं। कल्पना कर लीजिए कि गोरखपुर के सटे आप किसी गांव में रहते हैं। तो जहाँ ट्रांसमिशन हुआ है वो जो है, जहाँ भी ट्रांसमिशन हुआ है, जैसे मान लीजिए बरौआ है, मोहद्दीपुर है, तो वहाँ जो है वहाँ से सप्लाई जो है वो क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में करके छोटे छोटे सब स्टेशनों पे आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है आपका गांव गोरखपुर से दूर हो तो वहाँ सब स्टेशन होगा, ठीक है, जहाँ से आपके गांव में सप्लाई आती है। तो वहाँ जो है क्या होता है, वहाँ सप्लाई यहाँ से भेज दी जाती है, ठीक है। ट्रांसमिशन से सप्लाई भेज दी जाती है कितनी, 33 kV वोल्टेज, ठीक है। वो 11 kV में करके आगे भेजते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका गोरखपुर से सटे किसी गांव में आपका रहते हैं और यहाँ बरौआ से सप्लाई बक्सीपुर में गई। बक्सीपुर एक सब स्टेशन है छोटा सा, और वो सब स्टेशन क्या किया, वो सब पावर को उठाया और आपके गाँव में भेज दिया, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ स्टार्ट हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर ही 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, फीडर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और सर्विसमैन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, वितरक कहते हैं। अब सर्विसमैन्स की हिंदी लिखना भूल गए, ठीक है। सर्विसमैन्स को शायद सर्विसमैन्स ही कहते हैं, उसका कोई हिंदी नहीं होता है, ठीक है। तो फीडर और ये डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन 3 प्रकार के आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो फीडर क्या होता है, देखिए, तो उस सब स्टेशन से मान लीजिए बक्सीपुर में रहते हैं तो ये क्या करेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडक्टर, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंडक्टर यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड फीडर, ठीक है। जब सब स्टेशन पे आप जाएंगे तो बताएगा कि ये यहाँ का फीडर है, ये यहाँ का फीडर है, ये यहाँ का फीडर है, मतलब जस्ट लाइक ए कंडक्टर, ठीक है। इसकी डिजाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करंट के अकॉर्डिंग इसकी डिजाइन की जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की टैपिंग नहीं होती है। टैपिंग का मतलब हमेशा नहीं कटिया लगा के अपना घर में बल्ब जला लें, यहाँ से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 11,000 वोल्टेज है, सब कुछ फूंक देगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। कोई ऑपरेटर ऐसा आप नहीं अपने घर में यूज कर सकते जो 11,000 वोल्टेज को बियर कर सके। इसको रोकने के लिए पहले डिवाइस लगानी पड़ेगी, दैट इज का ट्रांसफार्मर विच इज़ वेरी कास्टली, जो बहुत कास्टली है, जो आपके लिए आप आसानी से इसको नहीं खरीद सकते। इसलिए देयर इज नो टैपिंग इन फीडर, फीडर में किसी तरह की कोई टैपिंग नहीं होती है। टैपिंग इज पॉसिबल ओनली इन सर्विसमैन्स, केवल सर्विसमैन्स में ही टैपिंग पॉसिबल होता है। बट हाउ, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, अब जो है फीडर क्या होता है, मैंने बताया कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टर यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड फीडर। तो यहाँ पे आपके विलेज में आ गया सब कंडक्टर ये, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा, आपके गांव के जरूर किनारे कहीं ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर के बीच का जो कंडक्टर हो गया दैट इज कॉल्ड फीडर हो गया। अब इस फीडर से, मतलब इस कंडक्टर से, ठीक है, सर्विसमैन्स के बीच जो कंडक्टर यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर से तार निकलेगा, वो आपके घर के बगल में जो पोल लगा है वहाँ तक उतार जाएगा, कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से तार आपके घरों में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। ट्रांसफार्मर से तार निकलेगा और आपके घर के बगल में जो पोल लगा है उस पोल पे हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर से और उस पोल के बीच जो कंडक्टर हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है, इसको किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, तो कौन सा हो गया ये आपके ट्रांसफार्मर के
और पोल जो भी गड़ा है आपके घर के बगल में, उस पोल के बीच में, या पोल कहिए चाहे सर्विसमेंस वाला कंडक्टर है, यानी कि फीडर और सर्विसमेंस के बीच का जो कंडक्टर है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। अब आपके पोल पे लाइन आ गई, अब पोल से कहाँ जाएगी, आपके घर के मीटर बोर्ड में जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो कंडक्टर आपके घर के मीटर बोर्ड पे जाता है दैट इज कॉल्ड सर्विसमैन। इसकी भी डिजाइन किसके अनुसार होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार, आपके घर के लोड के अनुसार इसकी डिजाइन की जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि शुरुआत दोनों जो होते हैं वो करंट कैरिंग कैपेसिटर के अनुसार, करंट कैरिंग कंडक्टर करंट के अनुसार ये होते हैं, डिजाइन होते हैं, और बीच का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग इसकी डिजाइन होती है। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। आपके घर में जैसा आपके लोड यूज करेंगे, जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंग आपका कंडक्टर लाएंगे, तो जो आपके घर में जो उसी के अनुसार फीडर भी डिजाइन होगा और उसी के अनुसार जो है आपके घर का कंडक्टर भी डिजाइन होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि टाइपिंग इसमें भी होती है, टाइपिंग मतलब क्या, कटिया लगा लेते हैं लोग, मान लो जो पोल से नहीं यूज कर रहे हैं तो इसी में तो कटिया लगा के अपने घर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, यह अनुमन्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जिस तरह से हो रहा है उसके अनुसार डिजाइन होगा। तो पहला देखो शुरुआत का और लास्ट का करंट के अनुसार और बीच का वोल्टेज के अनुसार इनकी डिजाइनिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तक हमने आपको बता दिया। एक बस मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी नहीं तो याद करते रह जाओ। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की दूरी फीडर, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की फीडर, इसे याद करते रहो। देखो अभी 1 मिनट लगेगा, भूल जाएगा। जब इसका इमेज अपने दिमाग में आप बना लेंगे कि सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की दूरी फीडर, यानी कि सब स्टेशन हमारे घर के ट्रांसफार्मर पे जो भी कंडक्टर यूज कर रहा है दैट इज कॉल्ड फीडर। और ट्रांसफार्मर से हमारे घर के पोल जो गड़ा है उसके बीच जो कंडक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूटर। अब पोल से हमारे घर के अंदर जो कंडक्टर घुस रहा है दैट इज कॉल्ड सर्विस मैन, सर्विस देने वाला मैन। ठीक है, बस अब हम बताएंगे आपको क्या एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उच्च वोल्टता संचरण के लाभ। ये ट्रांसमिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में। आखिर हम वोल्टेज को बहुत हाई क्यों करते हैं, हाई करने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बताएंगे कि हाई वोल्टेज होने से करंट कैसे कम हो जाता है, जबकि सीधा नियम है ओम्स का कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ना चाहिए। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम हो जाता है। ठीक है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, इसलिए पूरा ध्यान से हमारे वीडियो लेक्चर को देखिएगा और जो भी बातें हम बता रहे हैं उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जितना ज़रूरत की चीज़ है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। जैसे देखिए ऑपरेटर, जो भी पावर जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिस डिवाइस का पावर कांस्टेंट होता है उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने गांव के बाहर 65 kVA 60 kVA जो भी ट्रांसफार्मर मतलब पावर से, ये जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं इनका पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब बताइए ये P बराबर VI ये जानते ही हैं, और जब यही कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। यहाँ cos phi भी ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, I cos phi। ये भी हो गया। तो अगर ये चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रीपोर्शनल का सिंबल लगा सकते हैं ना। यानी कि जब ये कांस्टेंट हो जाता है, इस कंडीशन में जब पावर कांस्टेंट रहे तभी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घटता है, करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज घटता है। सेम ट्रांसफार्मर में आप देखते होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में ऐसा ही होता है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घटता है, करंट बढ़ाने पर वोल्टेज घटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों साइडों का पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पावर जब कांस्टेंट होता है तभी ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखिए जब वोल्टेज हम हाई करेंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम होगा तो I² पावर लॉस कम होगा, पावर लॉस कम होगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। करंट की वैल्यू कम होने से I/Z यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, हम रेगुलेशन वोल्टेज का क्या होगा, बेटर होगा। हम जितना चाहेंगे लगभग उतना पहुंच जाएगा। तो हमारी डिजायर के अनुसार मान लीजिए हमने आपसे फ़ोन किया, वो कितना चाहिए, आपने फ़ोन किया कि भाई हमको 400 वोल्ट 440 वोल्ट की आवश्यकता है और हमने
440 वोल्ट यहाँ से भेजा और कम से कम वोल्टेज अगर बीच में ड्रॉप हो रहा है तो हमारा रेगुलेशन क्या हो जाए, बेटर हो गया ना, हमारी सप्लाई क्या हो गई, बेटर हो गई, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गई, बेटर हो गया। ठीक, और फिर करंट की जब करंट कम हुआ तो हमें पतला कंडक्टर यूज करना पड़ा, इससे क्या हो गया, कास्ट भी कम हो गया। ठीक है, और जब कंडक्टर भारी नहीं होगा तो लटकेगा नहीं, लटकने को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, तो आपका सैग भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा हमारे ये लाभ हो जाते हैं, एडवांटेज हो जाते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने पर निम्न में से क्या नहीं होता है, चाहे क्या हो जाता है, ऐसे आपके ऑप्शन में दे सकता है। तो एक लाइन में आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के आपके लाभ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, तो बच्चों अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन AC एंड DC ट्रांसमिशन। AC और DC ट्रांसमिशन के बीच में हम तुलना करने जाएंगे, मतलब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेटर है ट्रांसमिट करना, AC की DC। AC बेटर है तो क्यों है, DC बेटर है तो क्यों है, DC बेटर नहीं है तो क्यों नहीं है, AC बेटर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम उसका अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको ज़रूर आप समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं कि हम DC अगर ट्रांसमिट करें तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या लाभ उससे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हानियाँ देखेंगे, जो जैसी रहेंगी उसी के अनुसार जो है हम यूज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं DC के एडवांटेज के बारे में। ये जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब क्या हैं, लाभ हैं। तुलना हम कर रहे हैं, ये लाभ हम देख रहे हैं। देखिए इसमें XL और XC क्या होते हैं आपके DC के केस में, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो आपका ये दोनों इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, और DC में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, इनकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब नगण्य ख़त्म। तो मतलब क्या है कि जब यही नहीं रहेंगे तो इनके द्वारा जो ड्रॉप है वो नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप जब कम हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इंसुलेशन वोल्टेज ड्रॉप के ही अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं, तो इंसुलेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण स्किन इफेक्ट भी बहुत कम होगा, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। लेस इंसुलेशन कम हो जाएगा, मैंने बता दिया। रिड्यूस्ड इंटरफ्रेंस विथ कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन लाइनों के बगल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने छोटे छोटे पोलों के माध्यम से ये अपने फ़ोन वाले वायर को भी लेके गए होते हैं। आप देखे होंगे पहले के समय में ज़्यादातर होता था, हम फ़ोन करने जब PCO STD पे जाते थे तो वो वायर के थ्रू जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे साउंड दूसरे तक पहुंचता था, तो बगल में वो भी सब अपना भेजते थे। और चूँकि वो जो है हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेटेड होती हैं वो डिवाइस हैं, तो जब हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बगल में जब वो यूज करते हैं, तो जब हम AC यूज करते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके जो सिग्नल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं फिर उसके सिग्नल। इसी को हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन, यानी जो भी बीच में आगे पीछे जो भी कम्युनिकेशन लाइन जा रही है जिसके थ्रू हम बात करते हैं, वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाती है, AC के केस में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, लेकिन DC के केस में बहुत कम इसमें इंटरफ्रेंस होता है। रिड्यूस्ड कोरोना लॉसेस, इसमें कोरोना लॉस होता है लेकिन कम होता है। निगेटिव वायर पर कोरोना लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस, हम कोरोना लॉस आगे स्टडी करेंगे, डिटेल्ड हम बताएंगे आपको। फ्री फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक लॉस, विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात को, फ्री फ्रॉम मतलब पूर्ण रूप से डाइलेक्ट्रिक लॉस होता ही नहीं है DC में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस
फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने के कारण डाइलेक्ट्रिक लॉस डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक लॉस इसमें होता ही नहीं है इन द केस ऑफ केबल। अब केबल की बात आ गई तो इतना हम आपको बता देते हैं कि केबल के द्वारा ट्रांसमिशन केवल 30 से 45 किलोमीटर तक ही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। केबल हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तब हम आपको डिटेल्ड स्टडीज़ काम करेंगे, ठीक है। ये सारे लाभ हैं, देखिए इतने सारे लाभ होने के कारण बहुत बेनिफिशियल हो जाता है हमारा डीसी, लेकिन क्यों हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है हम उसको देखेंगे। हम इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी ट्रांसफार्मर में जब इसको घुसाएंगे तो ट्रांसफार्मर पहले जल के भस्म हो जाएगा। जल के भस्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि डीसी में फ्लक्चुएसन नहीं होता है, फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती है। फ्लक्स जब डीसी कांस्टेंट उत्पन्न होने वाला, फ्लक्स भी कांस्टेंट, इसीलिए जब ट्रांसफार्मर के अंदर जब वो जाएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, ईएमएफ फ्लक्स के चेंजिंग का अपोज नहीं करेगा, यानी कि करंट के चेंजिंग का अपोज नहीं करेगा। और करंट बढ़ते 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 इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वाइंडिंग को जला के नष्ट कर देगा। इसलिए हम ट्रांसफार्मर डीसी में यूज नहीं करते हैं। इसीलिए ट्रांसफार्मर में के द्वारा हम इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते, यह हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है? कम्यूटेशन प्रॉब्लम इन हाई वोल्टेज। हमको हाई वोल्टेज अगर डीसी कहीं भेजना है तो उसमें कम्यूटेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे स्पार्किंग बोलिए तो हम जिसके द्वारा हम मान लीजिए हमें डीसी लेना होगा तो आर्मेचर को कहाँ रखना पड़ेगा? रोटर पे। रोटर पे जब हम आर्मेचर रखेंगे तो ब्रश लगाएंगे उस पर, ब्रश तो वैसे ही लगता है, ब्रश हम उस पर लगाएंगे। तो रोटर पे जब हम कम्यूटेशन वाला प्रोसेस रखेंगे तो मोर स्पार्किंग होगी, बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी। वो सारी बातें डीसी मशीन में बताई जाती हैं, क्यों होगी क्यों नहीं होगी। इसका मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है पॉलिटेक्निक पाठशाला पे, उसको आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डीसी मशीन में स्पार्किंग क्यों होती है, ठीक है। तो कम्यूटेशन प्रॉब्लम होना, इसी को जब स्पार्किंग ज़्यादा होगी, एसी को डीसी में बदलना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। और कम्यूटेशन प्रॉब्लम मतलब उसमें ज़्यादा स्पार्किंग होना, हाई वोल्टेज में होता है। यही सारी इसमें क्या हो जाती हैं, हानियाँ हो जाती हैं डीसी ट्रांसमिशन में। इसीलिए जो है हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं तो कहाँ करते हैं अभी हम देखेंगे। एसी में सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें एक फ़ायदा है, हम आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके ऑपरेटर्स डीसी के कंपैरिजन में सस्ते मिलते हैं, उसका मेंटेनेंस भी आसान होता है। ये सब लाभ हो जाता है किसमें? एसी के ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो अब देखिए हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया? कास्ट हो गया। तो कास्ट और डिस्टेंस के बीच जब हम एक कर्व खींचेंगे तो हमको मिलेगा क्या कि कुछ दूरी तक हम चलेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब हम चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तो 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पे अब मान लीजिए ये आपका 0 है, ये 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 300, 400, 500 और फिर ये आपका ये कितना है? ये आपका 400 तक है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर पे हम कर्व को ऊपर बढ़ावें तो देखिए एसी का कास्ट क्या आ गया? यहीं तक है, कम आया, लेकिन डीसी का कास्ट ज़्यादा आ गया। कम दूरी पर डीसी का कास्ट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि हमें अगर डीसी भेजना है तो हमको जनरेट क्या करना है? एसी होगा, जनरेशन एसी का होगा, तो हमें इन्वर्टिंग सब स्टेशन लगा करके उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? कन्वर्टर से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? डीसी में। अब पुनः जहाँ हमको भेजना है वहाँ पे इन्वर्टिंग लगाना पड़ेगा, मतलब इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके भेजे। तो ये सारा ऑपरेटर्स बहुत कास्टली हो जाएगा कम डिस्टेंस के लिए, ठीक है। यही हाल 200 किलोमीटर पर भी है। 200 को पर देखिए यहाँ पे ये जो कास्ट है वो एसी के लिए कम है, लेकिन इस कास्ट पर अगर डीसी, अगर इस डिस्टेंस पर आप डीसी देखेंगे तो उसका कास्ट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों का कास्ट बराबर आ जाता है, ठीक है। जितना कास्ट आपका डीसी का होगा उतना ही कास्ट एसी का होगा। इस डिस्टेंस को हम ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं। ये जो होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए 500
500 से 800 किलोमीटर होता है और अंडरग्राउंड के लिए 40 किलोमीटर तक होता है। इसको हम इस डिस्टेंस पे दोनों का कास्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन इसके आगे जब हम जाते हैं तो डीसी का कास्ट तो अपनी जगह पर विद्यमान रहता है, लेकिन इसी पॉइंट पे हम एसी का कास्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम ब्रेक इवन डिस्टेंस से ऊपर जब हम इससे भी ज़्यादा दूरी पर पावर ट्रांसमिट करना होता है तब हम क्या करते हैं, एसी नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं, डीसी को ट्रांसमिट करते हैं। तो अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसमिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है, तो मॉडर्न एज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तो एसी होता है। क्या क्या, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एसी होता है, लेकिन बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो डीसी का हो रहा है। इसीलिए हम उसको HVDC सिस्टम बोलते हैं, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। आज के ट्रेंड में वही यूज हो रहा है, HVDC सिस्टम। ठीक है। क्यों डीसी ट्रांसमिशन में डीसी यूज हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि सारे इफेक्ट कम हो जाएंगे, लॉसेस कम होगा, इफ़िशियंसी हमें ज़्यादा मिलेगी और कास्ट भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है। तो इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें हमने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एसी और डीसी में कंपैरिजन तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है। देखिए सब कुछ कम होता है डीसी में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्लास एकदम होता ही नहीं है, एकदम में नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि निम्न में से कह दे कि डीसी ट्रांसमिशन में डाइलेक्ट्रिक क्लास कम होता है, डाइलेक्ट्रिक मतलब ये पूछ दे डीसी ट्रांसमिशन में डाइलेक्ट्रिक क्लास कम होता है, फिर दूसरा ऑप्शन दे दे डीसी ट्रांसमिशन में कोरोना लॉस कम होता है, फिर तीसरा लाइन दे दे कि डीसी ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट कम होता है, फिर दे दे उपरोक्त में से सत्य है पहला, फिर पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा, ना पे वो। तो आप ध्यान रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक क्लास एकदम में नहीं होता है, उसको ऑप्शन को छोड़ के बाकी सत्य मार दीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमाता है तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की स्टडी करेंगे, टावर्स और कंडक्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा कंडक्टर या कौन सा इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, कौन सा पोल कहाँ यूज होता है, उसका एक आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा बाकायदे। अब उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग एफिशिएंसी और कोरोना इफेक्ट हम पढ़ा करके ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। कि दोस्तों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने बहुत ही कम जगह में हमने क्या किया, एडजस्ट किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये, चाहे प्रिपरेशन के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, चाहे आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं जो भी बातें पढ़ा रहा हूँ अभी समझ लीजिए हम ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अंदर इसमें बहुत कुछ जानने को है। ठीक है, अभी आगे आप देखिएगा, जितना है मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, टावर और पोल्स, इन तीनों को कैटेगराइज करके हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। देखिए, ये आपका कॉपर है, सबसे पहला नंबर। कौन सा कॉपर यूज करते हैं, एनएडल्ड कॉपर या हार्ड ड्रॉन कॉपर? देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉपर यूज होते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा किया जाता है? इनका टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। टेंसिल स्ट्रेंथ हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो लटक जाएगा, और जब लटक जाएगा तो सैग लटकने, जो तार लटका हुआ होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सैग, तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए आप देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि वो बैलगाड़ी पर सब कितना ऊंचा जो है भूसा भर के सब ले जाते हैं, और लटका रहेगा कंडक्टर तो ले दे के सब साफ कर देंगे। ठीक है, हाथी पर बैठते हैं सब, ऐसे हुआ, यज्ञ हो रहा था, एक बाबा हाथी पर बैठे थे, त्रिशूल को ऐसे उठाए थे और जा रहे थे, और क्या हुआ देखे कि एक तार लटका हुआ है, उसी से जाकर टच करा दिए। अब हुआ क्या, हाथी से टच था, हाथी गिरी और उसी के नीचे कई लोग पड़ गए, मर गए, लेकिन बाबा संजोग से बच गए। ठीक है, तो इसीलिए सैग नहीं होना चाहिए, और सैग न हो इसके लिए तनाव ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, टेंसिल स्ट्रेंथ अधिक रखना चाहिए, तनाव सामर्थ्य क्या रखना चाहिए, अधिक रखना चाहिए। देखिए, हम आपको जितना भी बता रहे हैं सब स्ट्रैंडेड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, देयर इज नो यूज ऑफ सॉलिड कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन।
ट्रांसमिशन लाइन में सॉलिड कंडक्टर का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैंने स्टैंडर्ड कंडक्टर पर बहुत अच्छा खासा एक वीडियो बना के आपको दिया है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसको देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जैसे सेम वैसा ही कंडक्टर होता है, जैसे लड़कियां सब अपना चोटी डालती हैं, सेम वैसा ही कंडक्टर होता है। छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं और उसको जो है एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडक्टर। और सब जो है स्टैंडर्ड कंडक्टर के ही टाइप्स हैं, ठीक है। हार्ड ड्रॉन कॉपर यूज होता है इसमें। देखिए ये हार्ड ड्रॉन होने टेंसिल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे सैग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती ही है, किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। टेंसिल स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कोरोना लॉस एल्यूमिनियम कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों होता है, डीप स्टडी है, ये मैंने बता चुका है स्किन इफेक्ट में, ठीक है। उसको आप देखिएगा, ठीक है। ये बहुत डीप हो जाएगा, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हार्ड ड्रॉन कॉपर ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के बारे में आप अच्छे तरीके जानते हैं। ये हल्का होता है, सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, ये सारी बातें आप जानते हैं। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और फिर इसका टेंसिल स्ट्रेंथ भी कम होता है, इस बात का ध्यान रखिए। टेंसिल स्ट्रेंथ कम होने से लटक जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए बहुत लॉन्ग दूरी तक हम इसका जो स्पान है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी, ये बहुत बड़ी नहीं हो पाती है। स्पान इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये बातें, लेकिन कोरोना लॉस इसमें कम होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसका जो कंडक्टिविटी होती है 60% देन कॉपर से 60% होती है इसकी कंडक्टिविटी, किसकी, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना क्या है, ACSR, कंपोजिट कंडक्टर बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म जनरली पूछता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए स्टैंडर्ड कंडक्टर रखने से और फ़ायदा हो जाता है, इजी टू हैंडलिंग। हम आसानी से इसको लपेट करके, बांध करके, टाली में रख करके कहीं ले जा सकते हैं आसानी से। सॉलिड रहेगा तो कैसे आप लपेटेंगे बताइए, बहुत ईजी टू हैंडलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव टाइम पूछा है, स्टैंडर्ड कंडक्टर से मेन लाभ क्या हो जाते हैं, ठीक है। स्किन इफेक्ट भी कम हो जाता है, इजी टू हैंडलिंग मतलब आसानी से हम लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लाभ हैं। ACSR कंडक्टर क्या है, एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें स्पान इसका ज़्यादा नहीं हो पाएगा। स्पान ज़्यादा नहीं हो पाने मतलब हमको बहुत ज़्यादा पोल लगाना पड़ेगा। अरे जहाँ हमको 100 मीटर पर एक पोल लगाना पड़ता था कॉपर के लिए, तो हमें इसे 50 मीटर पे लगाना पड़ेगा। पोल की संख्या बढ़ जाएगी, और जब पोल की संख्या बढ़ेगी तो सोचिए फिर उसको आपको पोल को ज़मीन के नीचे डिप करना होगा, फिर उस पर इंसुलेटर लगाना होगा, कास्ट आर्म लगाना होगा, बाइंडिंग वायर लगाना होता है, बारबेड वायर लगाना होता है, फिर उस पर आपको डेंजर प्लेट लगाना पड़ेगा। इसे यानी कि कास्ट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड कंडक्टरों के बीचवा में स्टील का एक राड डाल देते हैं, ठीक है। स्टील का राड डालने से उसका टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ने से सैग कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ज़्यादा दूर पे हम पोल लगाएंगे, इसका मतलब स्पान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टील हम डालते हैं वो गैल्वेनाइज स्टील होता है, उस पर क्या होता है, जिंक का एक लेप लगा दिया जाता है, जिससे कोरोजन संक्षारण से उसकी बचत हो सके। और कौन सा स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टील इज स्टेनलेस स्टील होता है। और मान लीजिए कहीं 70/6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें 6 स्टील राड डाले गए हैं और 70 स्ट्रैंड उसके आसपास 70 कंडक्टर का यूज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 70/6 कहीं लिखा है, इसका मीन क्या हुआ, तो समझिएगा जिसकी संख्या कम है यानी कि राड कम ही पड़ेगा ना, स्ट्रैंड उसके चारों ओर ज़्यादा रहेंगे, तो राड कम पड़ेगा जो संख्या कम है। लेकिन यहाँ तक ये पूछ सकता है कि अगर 6 स्टील हो और 70 स्ट्रेंथ हो, उसके आसपास कंडक्टर्स हों, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, याद रखिएगा। जो बड़ा है ऊपर, जो छोटा है वो नीचे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैल्वेनाइज स्टील, देखिए गैल्वेनाइज स्टील का मतलब क्या है, हमने स्टील के ऊपर जिंक का लेप लगा दिया, गैल्वेनाइज हो गया वो। अब हम उसका प्रयोग करेंगे तो स्टील ही है, तो जाहिर सी बात उसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होगी,
कंडक्टिविटी पुअर होगी, रेसिस्टेंस हाई होगा, लॉस ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगी, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा, बहुत सारे नुकसान होंगे। लेकिन एक फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जिससे स्पान बढ़ जाएगा, जिससे पोलों की संख्या कम हो जाएगी, उसका कास्ट हमें कम देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कम दूरी पर पावर ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या ट्रांसमिट करना है बिल्कुल कम दूरी पे, तो हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी हाई इन कंपेरिजन टू ऑल कंडक्टर व्हिच एन गिवन बिफोर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया रूरल एरिया में ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील का। ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ इसका बहुत हाई हो जाता है, जिससे स्पान भी ज़्यादा हो जाता है। ये सारी बातें आपको हमने बता दिया। फिर अगला कंडक्टर क्या? कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम कॉपर में ही कैडमियम मिला दिया, क्यों? टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जिससे स्पान और बढ़ जाए। ठीक है, तो बहुत कास्टली हो जाता है। हम बहुत बड़े कंडक्टर के लिए, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। हाँ, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर के लिए हम कैडमियम कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ हमें छोटे मतलब बहुत मोटे कंडक्टर की ज़रूरत ना हो, जिसकी मोटाई कम हो कंडक्टर में, तो वहाँ पे हम कैडमियम कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। कैडमियम मिलाने का एकमात्र उद्देश्य है टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ाना, जिससे स्पान बढ़ना, पोलों का कास्ट कम हो जाना, यही सब है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जानने को, लेकिन जितने ज़रूरी हैं उतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कंडक्टर की विशेषता है कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी हानि होनी चाहिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होनी चाहिए और क्या हाई होना चाहिए? रिलेटिव परमिटिविटी भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड स्टडी में होगा, क्योंकि इसके लिए इतना समय यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन, अब देखिए हम इंसुलेटर पे चल रहे हैं। इंसुलेटर सबसे ज़्यादा ये पूछेगा कि इंसुलेटर किस मटेरियल का बना होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद आ गया, मैं उसको बता दूँ। ये जो बहुत ज़्यादा पूछता है, जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा वायर होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमेशा अर्थ वायर होता है। इस बात को अपने दिमाग के खोपड़ी में रख लीजिएगा। क्यों अर्थ वायर सबसे ऊपर यूज होता है? क्योंकि लाइटनिंग की घटना ऊपर ही होती है। ठीक है, जब बादलों का तेज गर्जना या घर्षण होता है तो वहाँ हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है, और फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन आपका नीचे अर्थ क्या है? लो वोल्टेज है, और जो ये आपका बारिश होगी कंडक्टर का काम कर देगा। ठीक है, या जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होगा वो भी लो वोल्टेज होगा उसके कंपेरिजन में, तो बीच में एक पाथ बन जाता है, जिससे आकाशीय बिजली तुरंत कंडक्टर पे आ जाती है। ठीक है, तो अगर अर्थ वायर ऊपर होगा तो उसी पर आएगी और वो सीधे लाइटनिंग अरेस्टर से होकर के वो अर्थ में डाइवर्ट कर देगी। ठीक है, या ज़मीन में जहाँ भी वो जाई रहेगी उसके थ्रू ज़मीन में वो ट्रांसफ़र कर देगी। तो इससे होगा क्या कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन पे लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं होगा, जिससे ट्रांसमिशन लाइन हमारा जिस भी ऑपरेटर से जुड़ा है वो क्षतिग्रस्त नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन है, वो कई 100 MVA ट्रांसफार्मर से जाके जुड़ी होती है। वो अगर ऊपर नहीं लगाए और लाइटनिंग सीधे फेज वायर पर गिर गया तो सीधे ट्रांसफार्मर में ले घुसा देगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, और पूरा ट्रांसफार्मर जल के ख़त्म। ठीक है, पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऊपर हम अर्थ वायर जरूर लगा देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। फिर इंसुलेटर में देखिए कौन कौन सा इंसुलेटर, देखिए ट्रांसमिशन में 2 प्रकार का इंसुलेटर यूज करते हैं, पिन इंसुलेटर और सस्पेंशन इंसुलेटर। और डिस्ट्रीब्यूशन में 2 प्रकार का इंसुलेटर यूज करते हैं, साइकिल इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, तो देखिए पहले पिन और सस्पेंशन की बात करें। पहले पिन इंसुलेटर ही बनाया गया। किस मटेरियल का बना होता है? पोर्सिलिन का। पोर्सिलिन किसके बना होता है? कायोलिन, फेल्डस्पार और क्वार्टेज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब पिन इंसुलेटर का यूज कहाँ तक करते हैं? 33 kV तक हम यूज करते हैं, मैक्सिमम 33 kV। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन एबव 33 kV हम सस्पेंशन इंसुलेटर में यूज करते हैं जनरली टावरों पर। ठीक है, और ये इसका अपडेट वर्जन है, इसको ये जो है रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में साइकिल इंसुलेटर यूज होता है। जहाँ भी हमें घुमाव की आवश्यकता हो, या मोड़ हो, या लाइन इंड हो, टर्मिनल हो, लास्ट हो, तो वहाँ पे हम साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं। अप टू 11 kV तक साइकिल यूज करते हैं, और 11 kV से ऊपर स्ट्रेन यूज करते हैं इंड और टर्न पे, जहाँ अंतिम लाइन हो और जहाँ हमें घुमाव करना हो, घुमाना हो। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से
चौराहा से गांव में ले जाना है तो घुमाना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे जो है हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं, हॉरिजेंटली यूज होता है, और सस्पेंशन इंसुलेटर वर्टिकली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाली हैं, अभी हम उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद क्या है, टावर और पोल्स। ठीक है, टावर और पोल्स में देखिए वुड टाइप पहले यूज होता था, ए और एच टाइप पोल यूज होते थे वुड में, लकड़ियों का। ए टाइप, ए का मतलब क्या हुआ, ऐसे। ठीक है, एच का मतलब हुआ ऐसे। ठीक है, ए टाइप और एच टाइप। इसकी स्पान कितनी होती है, मैक्सिमम 50 मीटर, लाइफ 25 साल होता है लगभग, और वोल्टेज 20 से 22 kV तक यूज होता है। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं ये भी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टील पोल्स, इसका रिप्लेस करके स्टील पोल आया। इसमें जो स्पान होते हैं 50 से 80 मीटर होता है, वोल्टेज अप टू 11 kV, और आपका लाइफ कहाँ तक होता है, 40 साल तक होता है। ठीक है, अब इसमें 11 kV यूज कर दिए, लेकिन यहाँ 22 kV क्यों कर दिए, पूरा भाई इंसुलेटर है। ठीक है, इसीलिए कर दिए। अब फिर RCC, जो आजकल आप देख रहे हैं अपने गांव में सीमेंट का बना हुआ पोल, उसका जो स्पान होता है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 80 से 200 मीटर होता है, वोल्टेज 11 kV तक डिजाइन होता है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इसका ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अदर पोल्स। उसके बाद टावर आ गए, ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, लेकिन टावर जो होता है ट्रांसमिशन में यूज होता है। एबव 33 kV, और इसमें दो टावरों के बीच स्पान कितना होता है, 300 मीटर का स्पान होता है। ठीक है, तो जितनी आवश्यक और ज़रूरी बातें हमको लगा, मैंने सब तीनों में आपको बताया। ठीक है, आज तक अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, बंद मत करिए, 2 मिनट सुन लीजिए, आगे हम क्या पढ़ाएंगे उसको सुन लीजिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बच्चा वीडियो बनाने में, चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को लिखने में। ठीक है, आपसे बस यही अपेक्षा की जाती है, आप लोगों तक पहुंचाइए। इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, जो भी आप मल्टीमीडिया सर्विसेज जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक भेजिए। ठीक है, और इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम परशुराम तो हैं नहीं कि हम कह दें कि अगर नहीं भेजेंगे तो हमारा ज्ञान, आपको दिया गया ज्ञान समय पर भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे हम, कभी ना ऐसा हो। हमारा वीडियो आप ट्रांसफ़र करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन इसको पढ़ें, समझें, एग्ज़ाम दें और पास हो जाएं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं, जैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी, कोरोना लॉस। स्ट्रिंग एफिशिएंसी में आपको बताएंगे अगर 66 kV की लाइन है तो उसमें कितने डिस्क इंसुलेटर यूज होते हैं, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन उसका कैसे करते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे सुधारा जा सकता है, डीसी में स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, और कोरोना लॉस का बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं नेक्स्ट में, तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लगभग उतनी बातें कवर कराने का कोशिश करेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं, आपको अच्छा नंबर मिले, आपका भविष्य बने। ठीक है, यही हम आपसे आशा रखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।